बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। C++ में फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रोग्रामिंग देखा, तो ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। ये प्रोग्राम हेलो वर्ड प्रिंट करता है। जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हेलो वर्ड स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसका पर्पज़ है। तो ये प्रोग्राम का जो पर्पज़ है, इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो है हेलो वर्ल्ड, मतलब मेन पर्पज़ जो इसमें नज़र आ रहा है वो है हेलो वर्ल्ड। तो ये काम करवा कौन रहा है, मेन फंक्शन। तो यही चीज़ है कि फंक्शन इन C++। अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखते, उसके अलावा अगर हम कोडिंग करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो जो मेन चीज़ हमने एग्जीक्यूशन करवानी होती है वो हम मेन के अंदर रखते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में कि मेन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की जो मेन एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसका नाम भी मेन फंक्शन रखा हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा है। तो हम C++ में फंक्शन तो पहले ही देख चुके हैं। इस फंक्शन का क्या काम है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। वो टास्क क्या है, हेलो वर्ड परफॉर्म करना। तो फंक्शन क्या होता है, अ पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये एक पीस ऑफ कोड है, ये जो लिखा हुआ है इतना काम, ये एक पीस ऑफ कोड है जो परफॉर्म कर रहा है एक स्पेसिफिक टास्क। यही हमारा मेन काम है। बाकी ये जो ऊपर वाला काम है, जब हम किसी को कोई काम बताते हैं तो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है। तो ये जो इतनी लाइन्स हैं ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं कंपाइलर को, और ये जो इतना काम है ये मेन काम बताया गया है कि उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने ये काम करना है। ठीक है, तो ये है हमारा फंक्शन C++ के अंदर जो मेन फंक्शन है। काम क्या है इसका, जो अंदर लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करना। सबसे बेसिक पर्पज़ इसका क्या है कि एग्जीक्यूशन को स्टार्टिंग पॉइंट देता है। हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होती है। जब मेन का वर्ड आ जाता है तो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर थर्ड लाइन। अब इसी कोड के अंदर देखें, ये एक फंक्शन है, तो इसी को फंक्शन कहते हैं, पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। जो टास्क हम उसे अंदर बता देंगे। इसके साथ एक और फंक्शन भी है, ये getch। ये भी पहले से पता है हमें कि getch स्क्रीन को, जो हमारे पास कंसोल स्क्रीन होती है ये वाली, इसे पॉज करने के लिए कि ये रुकी रहे, जितनी देर हम चाहें उतनी देर ये स्क्रीन रुकी रहे, इस स्क्रीन को पास करने के लिए हम getch का फंक्शन यूज़ करते हैं। getch मतलब गेट कैरेक्टर। जब तक कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं कर देते उससे पहले ये स्क्रीन ख़त्म नहीं हो गई। तो जैसे ही हमने कैरेक्टर एंटर करके एंटर का बटन प्रेस किया, वो स्क्रीन एंड हो गई। तो ये हमारे पास C++ के अंदर फंक्शंस। अब ये जो फंक्शंस हैं ये हमें लैंग्वेज ने खुद दिए हैं, मतलब इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका मेन का एम मिटा के अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो उसे पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम है क्या। दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं परफॉर्म हो रहा। जैसे ही एम लिख के एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है। इसी तरह getch में भी कोई चेंज नहीं हम कर सकते। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जो सिस्टम ने, जो लैंग्वेज ने पहले से ही बना के दे दिया है, जिनका पर्पस पहले से ही डिफाइंड है। मेन का पर्पस पहले से डिफाइंड है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, मेन टास्क इस बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, तो वो परफॉर्म होगा। getch का पर्पस भी पहले से डिफाइंड है कि इसने स्क्रीन को रोक के रखना है। तो ये है हमारे पास फंक्शंस इन C++। दो फंक्शंस हमने देखे। अब ये कैसे फंक्शन है जो सिस्टम ने डिफाइन कर दिए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहले से डिफाइन शुदा, जिनका पर्पस पहले से बता दिया गया है, जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, हमने सपोज दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो लिखते हैं इंट a और b, और दो नंबर्स यूज़र से एंटर करवाते हैं। एंटर टू नंबर्स, C in A and B। एंटर करवाने के बाद एक और वेरिएबल साथ इधर ले लेते हैं, C। ठीक है, C क्या कर रहा है, C इज इक्वल टू A प्लस B। इन दोनों का सम कैलकुलेट कर रहा है B, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ टू नंबर्स इज
क्या है जो सी में कैलकुलेट हो चुका है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, पहले तो ये हेलो वर्ड डिस्प्ले करेगा, उसके बाद यूज़र को एक मैसेज आएगा कि आप 2 नंबर्स एंटर करो, एंटर 2 नंबर्स टू कैलकुलेट सम कैलकुलेट करने के लिए 2 नंबर्स एंटर करो, वह एंटर कर देगा, सम कैलकुलेट होगा और वो इसे डिस्प्ले कर देगा। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हेलो वर्ड के साथ ही मैसेज आता है 2 नंबर्स एंटर करो, मैंने 2 नंबर्स एंटर किए और सम उसने कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काम हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक काम है। जैसे ये एक काम तो ये है और दूसरा काम ये है। ये इतना कोड क्या काम कर रहा है, ये इतना कोड 2 नंबर्स को सम कर रहा है। तो अगर हम इस कोड को अलग कर दें, जैसे हमने मेन को अलग किया हुआ है कि जो चीज़ मेन में लिखेंगे वो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, वही मेन काम होगा। तो ये इतना कोड क्या करता है, काम करता है, ये इतना कोड 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो पहले जो हमने देखा मेन फंक्शन, ये एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो हम अगर इस कोड को अलग से नाम दे दें कि ये इतना पोर्शन, कोड का इतना पोर्शन 2 नंबर्स को सम करता है और उसका नाम रख दें सम, जैसे ये लिखा हुआ है मेन और ब्रैकेट और अंदर काम बताया हुआ है कि ये क्या काम करता है, ये काम मेन अंदर ब्रैकेट और ये हेलो वर्ड। तो मेन का पर्पस हमने बताया हुआ, मेन के अंदर हमने जो चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब है कि मेन का ये पर्पस है। अगर जो हमने ये कोड रखा हुआ है इसे हम अलग कर लें और इसे अलग से एक नाम दे दें सम का कि ये इतना कोड सम करता है, तो ये इतना कोड हमने इधर से मेन से ये काम उठाया और जैसे मेन फंक्शन बना हुआ था वैसे ही हमने एक अपना फंक्शन बना दिया बिल्कुल एज इट इज। उसका नाम हमने मेन रखा हुआ था, इसका नाम हमने सम रख दिया। इसका नाम सिस्टम ने रखा है, सॉरी हमने नहीं रखा, इसलिए हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जो ये नाम है ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, अपनी आसानी के लिए। हमें पता है कि ये काम 2 नंबर्स का सम हो रहा है तो हमने उसका नाम भी सम लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर तो देखें जस्ट हेलो वर्ड डिस्प्ले हो रहा है, एंटर क्लिक करते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये जो इतना कोड है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ना तो कोई एरर आया। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती तो एरर आना चाहिए था, मिस्टेक भी नहीं है, एग्जीक्यूट भी नहीं है, लेकिन ये इतना एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन ये इतना काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पोर्शन का सिस्टम को पता नहीं है। ये जो इतना काम है ये सम का पोर्शन है, इस सम का पोर्शन है। सम का पोर्शन कैसे है, हमने ब्रैकेट के अंदर इसे इनक्लोज कर दिया और उसे सम का नाम दे दिया। जैसे मेन का जो काम होता है हम उसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो सिस्टम को पता होता है अच्छा मेन का इतना पोर्शन है, मैंने इसे एग्जीक्यूट करना है। हमने अपना एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, उसके अंदर सम का प्रोसीजर लिख दिया है, लेकिन सिस्टम ने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये काम तो हो रहा है, हेलो वर्ड तो डिस्प्ले हुआ है, फिर ये क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ने खुद बनाया था, ये वाला फंक्शन सिस्टम ने खुद बनाया हुआ है। इसका तो सिस्टम को पता है, ये सिस्टम ने खुद नहीं बनाया तो इसका सिस्टम को नहीं पता। जब तक हम उसे खुद बता ना दें, जब तक हम उसे खुद ना बता दें तब तक वो इस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ नहीं। अब खुद कैसे बताते हैं, प्रोग्राम जो भी करवाना होता है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है वो हम मेन में लिखते हैं। ठीक है, तो एक काम तो हमने टास्क परफॉर्म करना है कि हेलो वर्ड डिस्प्ले हो स्क्रीन पे। दूसरा टास्क हमने क्या परफॉर्म करना है कि नंबर्स को सम करे। ठीक है, तो सम का कोड हमने अलग कर दिया, तो सिस्टम को कैसे बताएंगे कि सम को कैलकुलेट करे? तो उसे बताने के लिए जो काम हमने सम के अंदर रखा है उसे इन्वाइट कर लेंगे, मेन के थ्रू इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, इन्वाइट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये लाइन आगे, ये एड्रेस है इस फंक्शन का, किसी का नेम उसका एड्रेस ही होता है तो उसकी थोड़ी बहुत शनाख्त होती है। हमने इस फंक्शन को इनवाइट कर लिया। फंक्शन को इनवाइट कैसे करते हैं, एज इट इज नेम। अगर मैं इधर कैपिटल एस लिखूंगी तो ये इनवाइट नहीं होगा, कैपिटल अगर एस लिखेंगे तो ये इनवाइट नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो हमने नेम वही लिखना है जो सेम होगा, बिल्कुल एज इट इज सेम नेम से हमने क्या करना है, उसे इनवाइट कर लेना है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी
और उसके बाद इसकी बारी आएगी तो ये क्या करेगा, पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद देख रहा है कि उसने किसी को इनवाइट कर लिया, तो जिसने इनवाइट किया ये पहले उसके पास चला जाएगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 नंबर्स को डिक्लेयर करो, 2 नंबर एंटर करवाओ, तीसरे में सम कैलकुलेट करो और उसे डिस्प्ले कर दो। इसको इनवाइट किया कि मुझे 2 नंबर्स ऐड कर दो। मेन फंक्शन ने सम के फंक्शन को इनवाइट किया कि मुझे 2 नंबर्स ऐड करके दे दो, तो देखें वो ऐड करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो देखें ये स्टेटमेंट लिखने से अब ये वाला काम भी एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। देखें आ गया वो चीज़ भी, हेलो वर्ड डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 2 नंबर्स एंटर करो, हमने एंटर किया और उसने सम कैलकुलेट करके दे दिया। अब देखते हैं कि इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। एग्जीक्यूशन तो हमने देख लिया, आउटपुट देख ली। तो इधर प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए ना, मतलब हमने 2 ही काम करवाने हैं कि हेलो वर्ड डिस्प्ले करवाना है और 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। अब इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल रहा है एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। वो पहले अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेगा, हेडर फाइल्स वगैरह को पढ़ने के बाद सम को इग्नोर कर देगा, उसे नहीं पता। वो इसे देखेगा जरूर कि ये क्या चीज़ है, लेकिन यूज़ तब तक नहीं करेगा जब तक खुद हम उसे कहना दें हम कहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं उसे। सिस्टम उसे इग्नोर करता रहेगा। सिस्टम मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन से। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट कैसे होगी, ये हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन को इनवाइट किया हुआ है, जैसे इनवाइट किया है तो वो इस फंक्शन के पास जाएगा, ये सारा काम करेगा और इधर ही वापस आ जाएगा। इसी लाइन से ऊपर जाएगा, ये सारा काम करके इसी लाइन पर वापस आएगा। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इधर हमने सेमीकोलन से एंड नहीं किया। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स एंटर किए। सम करने के बाद वो बता रहा है कि प्रोग्राम एंड, मतलब दरमियान में जो काम उससे कहा हुआ है वो पूरा करके वापस उसी जगह पर आया है और दोबारा से उसी जगह से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। तो ये क्या किया हमने, ये हमने अपनी आसानी के लिए एक अलग कोड कर लिया। हमने सम का कोड अलग लिख दिया और उसे सम का नाम दे दिया, और इस पीस ऑफ कोड को क्या कहा हमने, सम फंक्शन का नेम दे दिया। अब ये जो फंक्शन है ये सिस्टम को नहीं चाहिए, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है। तो जो फंक्शन यूजर अपनी आसानी के लिए बना लेता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। डिफाइंड फंक्शन। अभी इससे हमें फायदा क्या होगा, सपोज हमने 10 दफा या 5 दफा 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। 5 दफा हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। हर दफा हमने क्या कहना है, हमने यूजर से कहना है 2 नंबर एंटर करो, हम कैलकुलेट करें, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करें, फिर दोबारा उसे कहें दोबारा 2 नंबर से एंटर करने का मैसेज करें। तो क्या हम 5 दफा दोबारा से पूरा ये कोड लिखेंगे? अगर हमें ये काम 5 दफा करवाना है तो क्या हम 5 दफा ये कोड दोबारा लिखेंगे? नहीं, इस चीज से अवॉइड करने के लिए ही हमने इसे अलग लिखा है। रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हमने इसे अलग लिखा है। अगर 5 दफा लिखेंगे तो काफी सारी स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, प्रोग्राम की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए ही हम फंक्शन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हम जो टास्क होता है उस फंक्शन का उसे अलग कर लेते हैं और फिर जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां वहां हम उसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हम प्रोग्राम एंड करने के बाद भी चाहते हैं कि 2 नंबर्स कैलकुलेट हो जाएं। ठीक है, दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो क्या करेगा, हेलो वर्ड डिस्प्ले करेगा, 2 नंबर्स को लेगा एंड ऐड करेगा, डिस्प्ले करेगा, उसके बाद मैसेज आएगा प्रोग्राम एंड हो गया है। लेकिन एंड होने के साथ साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जब इस स्टेटमेंट पर आएगा तो क्या करेगा, दोबारा से यही सारा काम कर देगा। दोबारा से 2 नंबर्स पूछेगा और उन नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, हेलो वर्ड हुआ, 2 नंबर्स एंटर किए, उनका सम आया। पहले तो हमने इधर प्रोग्राम एंड कर दिया था, लेकिन बाद में हमें जरूरत पड़ी दोबारा से 2 नंबर्स को ऐड करने की, तो दोबारा से पूछ रहे हैं एंटर 2 नंबर्स। अब की दफा हमने कोई और नंबर्स एंटर किए तो वो डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद जब एंटर करेंगे तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि सम के बाद होना ही उसने एंड है। तो इस तरह रेपिटेशन, जो बार बार कोड को लिखना है वो काम नहीं हमें करना पड़ेगा। हम इसे 100 दफा भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, यही काम अगर हम 100 दफा भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। हमें जगह जगह अगर जरूरत है तो ये काम हम कर सकते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर एक काम बार बार चाहिए,
सपोज जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हर पर्सन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए वो अलग से कोड लिखेंगे? नहीं, वो एक ही दफ़ा कोड लिख के उसे रख लेंगे, फिर जब जब उन्हें चाहिए होगा वो उसे कॉल करते रहेंगे। तो जो वो चीज़ जब जब हमें चाहिए होगी हम उसे कॉल कर लेंगे। सपोज हमने ये काम 5 टाइम्स करवाना है, ठीक है, सम को 5 टाइम्स करवाना है, तो क्या हम ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स लिखेंगे? Ctrl+V 5 टाइम्स लिखेंगे, तो ये भी तो दोबारा रेपिटेशन ही आ गई। हम चाहते हैं कि एक चीज़ बार बार हमें लिखनी ना पड़े, ठीक है, एक चीज़ हमें बार बार लिखनी ना पड़े। जैसे हमने सम का कोड हमने सोचा अगर 5 दफ़ा हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, तो हमें बार बार ये ना कहना पड़े एंटर 2 नंबर्स उन्हें ऐड करें, फिर दोबारा पूछे एंटर 2 नंबर्स उन्हें ऐड करें, तो हमें दोबारा कोड ना लिखना पड़े। हमने कोड को एक अलग पोर्शन में लिखा और उसे कॉल कर लिया। अब इधर हमने 5 दफ़ा कॉल की है, तो ये भी तो रेपिटेशन हो रही है। तो ऐसी रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी प्रीवियस में हमने लूप्स पढ़े हैं, तो क्या करते हैं हम ये 5 दफ़ा लिखने के बजाय क्या करते हैं, इससे ऊपर लूप लगा देते हैं 5 टाइम्स का। फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। तो क्या करते हैं, ये 1 से लेके 5 तक हमने लूप लगा दिया। 1 से स्टार्ट हो, कंडीशन चेक हो, फंक्शन। अब इससे क्या होगा, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होगा मतलब ये इसके पास जाएगा, ये आगे क्या कह रहा है, 2 नंबर्स एंटर करो, उनका सम शो कर देगा। ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। जब फॉर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो दोबारा से क्या होता है, अपडेशन परफॉर्म होती है। आई 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5, दोबारा कंडीशन ट्रू है तो दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हो जाएगा, दूसरी दफ़ा फिर वो नंबर मांगेगा और ऐड करेगा। इसी तरह 5 टाइम्स यही काम बार बार रिपीट होता रहेगा। वो पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स, हमने एंटर किए, उन नंबर्स का सम डिस्प्ले करने के बाद दोबारा फिर पहले I1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, अब I2 के लिए वो पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स एंटर किए, उसने उनका सम कैलकुलेट कर दिया 2 के लिए। अब I की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, तो 3 के लिए दोबारा फंक्शन कॉल हो गया, दोबारा फंक्शन कॉल करने के बाद उनका सम कैलकुलेट कर दिया, ये काम उसने परफॉर्म कर दिया। I4 हो जाएगा, तो 4th टाइम इसलिए वो पूछ रहा है कि एंटर 2 नंबर्स फॉर सम, हमने वो भी एंटर कर दिए। अब 5 टाइम, तो देखें 5 लूप लगाया था, तो 5 टाइम्स उसने 2 नंबर्स लिए, उन्हें ऐड करके डिस्प्ले किया और उसके बाद कहा कि प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो ये काम हमने जब बार बार करवाना है, तो देखें वैसे तो अगर हमने ये काम बार बार करवाना होता तो हम 5 दफ़ा ये कोड इतना लिखते, बार बार एक दफ़ा 2 नंबर्स लेते, ऐड करवाते मेन में, इसे सारे को मेन में लिखते। लेकिन हमने क्या किया, हमने सम के कोड को अलग कर लिया, ठीक है। सपोज अगर हमें इधर 5 टाइम्स ये काम करवाने के बाद एंड प्रोग्राम के बाद भी एक दफ़ा ऐसा काम करना है, तो एक दफ़ा दोबारा हम ये लिख देंगे। तो एंड प्रोग्राम के बाद भी इधर नेक्स्ट भी वो क्या कहेगा, 5 टाइम्स उसे एग्जीक्यूट करने के बाद एंड प्रोग्राम के बाद भी वो एक दफ़ा 2 नंबर्स को ऐड कर देगा, क्योंकि हमने एंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट के नीचे भी उस फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ये है कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, हमने उसे कैसे बनाया, जैसे मेन फंक्शन बनाते हैं वो तो बनाया वो हमें पहले से पता है। इसी तरह हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, अपनी मर्जी से उसका नाम लिखा, अपनी मर्जी से उसके अंदर काम लिखा, ठीक है। और ये काम करवाना कैसे है, मेन फंक्शन से कॉल करके। अब ये जो काम है, अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखते मेन फंक्शन के अंदर, तो ये काम कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को वो चीज़ें ही एग्जीक्यूट करनी होती हैं जो मेन के अंदर लिख दी जाए, उसके अलावा वो जिनका मेन के अंदर लिख दी जाए या मेन के थ्रू उनका कोई लिंक हो, तो तभी वो काम परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहले हमने ये सम की स्टेटमेंट इधर नहीं लिखी थी तो ऊपर वाला काम परफॉर्म नहीं हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है जो उस फंक्शन को एक्टिवेट करती है, इस स्टेटमेंट ने क्या किया, इस फंक्शन को एक्टिवेट किया। तो ऐसे स्टेटमेंट जो फंक्शन को एक्टिवेट करती है, वो क्या कहती है, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट। एक्टिवेट्स फंक्शन को एक्टिवेट करती है, कौन, कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन। तो इसे कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट जो फंक्शन को कॉल करती है। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये वाला, तो हम फंक्शन बनाते हैं
और उसे कॉल करते हैं। जहां से फंक्शन कॉल होता है वो काम परफॉर्म होने के बाद वापस उसी पर आ जाता है। कर्सर जो हमारा जो ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर रहा होता है, जो इसने पहले ये काम किया, शो करवाया, उसके बाद 5 टाइम्स इसे चलाने के बाद ये काम जब हो जाएगा तो ये काम करते हुए वो इसके पास जाएगा, बार बार ये काम करेगा क्योंकि बार बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लूप के थ्रू। तो उसके बाद ये काम करने के बाद वो इधर आएगा, मतलब जहां से फंक्शन कॉल होता है वापस वहां पर ही आता है। कर्सर वापस वहां पर, कंट्रोल वापस वहां पर ही आ जाता है। तो इस तरह से फंक्शन हमने बनाया और उसे कॉल किया। तो हमने देखा फंक्शन क्या है। फंक्शन एक स्पेसिफिक एक पीस ऑफ कोड है जो कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है। इसका स्पेशल टास्क क्या है कि इसने एग्जीक्यूशन करवानी है, इसका स्पेशल टास्क क्या है कि इसने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। तो फंक्शन लिखने का एक पर्पज होता है। C++ में 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो हमने पहले पढ़े हुए हैं मेन फंक्शन है, जैसे हमारे पास getch का फंक्शन है, जैसे हमारे पास cout है, cin है। जिन चीज़ों के पर्पज पहले से बता दिए गए हैं वो यूजर सिस्टम डिफाइंड है, प्री डिफाइंड भी कहते हैं। और जो चीज़ें हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, जो चीज़ें यूज़र अपनी आसानी के लिए लिखता है, उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो 2 तरह के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन क्या होता है? पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। 2 तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। ठीक है, हो गया। अब थर्ड चीज क्या आती है, हमने फंक्शन बनाया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हमने सम का फंक्शन बनाया। हम सपोज सम करने के बाद हम 2 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन चाहते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा ही एक सब्ट्रैक्शन का कोड लिख देंगे, बिल्कुल ऐसा ही उसका नाम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अपनी मर्जी से। एंटर 2 नंबर्स टू कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 नंबर्स को माइनस करना है। और ये क्या करेगा, माइनस, सी क्या करेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज सी। तो ये बिल्कुल वैसा ही कोड है, हमने जैसा सम का लिखा था वैसे ही सब्ट्रैक्ट का लिख दिया। अब इससे अगर हम चलाते हैं तो देखें सम ही होगा, 2 नंबर्स को सम ही करेगा। ये हमने लूप लगाया हुआ है ना, तो इसलिए 5 टाइम्स करेगा। हमने नीचे क्या किया हुआ, लूप लगाया हुआ। तो लूप का साइज कम कर देते हैं, सपोज हम 2 कर देते हैं। दो नंबर एंटर करवा रहा है हमने 2 टाइम्स और उसके बाद प्रोग्राम एंड। तो क्या किया, जो सब्ट्रैक्शन वाला था हमने लिखा तो हुआ है लेकिन उसने सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नंबर्स ना तो मांगे हैं ना ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। तो अगेन क्या मसला है, क्योंकि हमने मेन में उसे बताया नहीं कि आपने ये काम भी करना है। तो हम फॉर लूप किसके लिए लगाया हुआ है, जस्ट सम के लिए। इधर अगर हम सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, अब जब इसे हम चलाएंगे तो दोबारा से वो सब्ट्रैक्शन भी मांगेगा, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। देखें, एंटर 2 नंबर्स टू कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट। क्यों, सम पहले उसने 2 दफ़ा कर लिया, क्योंकि जो सम की स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर लगी हुई है 2 दफ़ा। 2 दफ़ा करने के बाद सब्ट्रैक्ट की बारी आई तो उसने सब्ट्रैक्ट के लिए नंबर्स मांगे, हमने नंबर एंटर कर दिया और उसने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी। उसके बाद प्रोग्राम एंड। तो फॉर लूप के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाते। अब इधर हमने फॉर लूप के बाद हमने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, तो क्या होगा, जस्ट एक स्टेटमेंट इसका पोर्शन कंसीडर होगी, ये वाली स्टेटमेंट इसका पोर्शन कंसीडर नहीं होगी, जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पोर्शन कंसीडर होगी। अगर हम दोनों को चाहते हैं कि दोनों ही फॉर लूप का हिस्सा हो, मतलब सब्ट्रैक्शन भी 2 दफ़ा हो और एडिशन भी 2 दफ़ा हो, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब I1 होगा तो पहले एडिशन होगी 2 नंबर्स की, फिर 2 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन होगी, दोबारा I2 हो जाएगा, दोबारा से फिर 2 नंबर्स की एडिशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब जब हम इसे चलाते हैं, पहले वाले एग्जी फाइल ऑन है, तो अब दोनों काम 2-2 दफ़ा होंगे। टू कैलकुलेट सम, और दूसरी दफ़ा क्या पूछ रहा है, सम करने के बाद साथ ही पूछ रहा है टू कैलकुलेट सब, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने फॉर लूप के अंदर लिखी हैं। तो फॉर लूप के अंदर तरतीब से काम कंप्लीट होगा, दोबारा से अपडेशन होगी और नया काम होगा। हमने एंटर किए, उसने सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दिया। अब ये फॉर लूप एक दफ़ा चला तो उसने दोनों काम कर दिए। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं। दोबारा से सम कैलकुलेट कर रहा है, दूसरी आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो
उसने वो काम किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन दूसरी दफ़ा, दोनों दफ़ा एडिशन की, 2 दफ़ा ही सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद उसने प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम अगर इन्हें हटा देते हैं तो अब की बार जस्ट सम 2 दफ़ा होगा, सब्ट्रैक्ट 1 दफ़ा ही होगा। तो ये भी क्या है, ये सब्ट्रैक्ट के फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जो फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है। जब तक ये हमने नहीं लिखी थी ये वाला नहीं चला था, सब्ट्रैक्ट वाला काम नहीं हुआ था। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो उसने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब एक हम करते हैं, हम जी सम की जो ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी, देखें हमने सम का फंक्शन और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन मेन के फंक्शन से ऊपर लिखे हुए हैं, देख लिए आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, सम का कोड लेते हैं, इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एक्स किया मैंने, और इसे मेन के बाद लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। एरर, सम पर क्या आ गया, एरर। जैसे ही उसने सब्ट्रैक्ट वाला देखा उसे इग्नोर कर दिया। अब जब मेन में आएगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फॉर लूप लगा हुआ, फॉर लूप क्या कह रहा है, 2 दफ़ा सम करो, लेकिन वो सम पे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। पहले हमने सम को मेन फंक्शन से ऊपर लिखा हुआ था तो एरर नहीं आया, बाद में लिखा है तो एरर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब देखें, हम एक चीज़ तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो प्रीवियस में हमारे पास मौजूद होगी। जब एक चीज़ प्रीवियस में हमारे पास मौजूद होगी तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं ना, या फिर वो चीज़ हमारे पास अभी है ही नहीं, बाद में आई है, वो चीज़ हमारे पास बाद में आई है, क्या हम उसे पहले यूज़ कर सकते हैं? नो। तो इसलिए एरर आ रहा है कि हमारे पास वो चीज़ अभी आई है नहीं, बाद में आई है। ये बाद में आई है लेकिन बाद वाली का तो पता ही नहीं है, पता नहीं वो कब आए, तो हम उसे पहले से कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हमने, इसलिए ये एरर आया। अगर हमने यही कोड एग्जीक्यूट करवाना है, सपोज बाद में लिख के भी हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर दे देंगे। मेन से पहले हम उस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होगा, उससे मेन को ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ मैंने इधर यूज़ करनी है ये बन चुकी है। ठीक है, सिस्टम को तो मेन से कंसर्न होता है ना, हमारे कंपाइलर को तो मेन से कंसर्न होता है, उसे बाकी किसी चीज़ से कंसर्न नहीं होता। बाकी हर चीज़ तब एग्जीक्यूट होती है जब उसे मेन से कॉल कर लिया जाए। ये चीज़ अभी हमने देख भी ली है। तो जब हम इसे कॉल कर रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ हमारे पास पहले नहीं बनी हुई, वो चीज़ हमारे पास पहले नहीं बनी हुई। अगर इसकी जगह अगर हम सब्ट्रैक्ट को चलाएंगे, सम की जगह अगर सब्ट्रैक्ट लिख देंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट मेन से पहले लिखा हुआ है, एक चीज़ पहले से बनी हुई है, उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बाद में बन रही है, लेकिन मेन में कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये बाद में बनी हुई है कि नहीं? तो उसे पहले से उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये चीज़ आगे जाके आपको मिल जाएगी, बनी हुई है, मेन के बाद बनी हुई है। तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, एज इट इज़ उसे उठाते हैं, मेन से ऊपर लिख देते हैं, इधर कंट्रोल डी। ठीक है, लेकिन चेंज क्या करना है, जैसे ये उधर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका पोर्शन बाकी है। सेमीकोलन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किसी चीज़ के एंड को। सेमीकोलन किसी चीज़ के एंड को इंडिकेट करता है। तो ये क्या है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को एंड कर रहा है, ये उसे बता रहा है मेन को कि ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इधर, क्योंकि ये बाद में आपको बनाकर दी गई है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। अब जब इसे देखें तो सम के लिए वो मांग रहा है, 2 नंबर्स को ऐड करेगा, 2 दफ़ा करेगा क्योंकि फॉर लूप के अंदर है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मांग रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। अब की बार ऐसा कोई एरर नहीं आया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट को अगर हम क्या करते हैं, मेन से पहले नहीं लिखते, मेन के बाद लिखते हैं। ठीक है, सम का फंक्शन लिखा, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट का लिखा। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सब पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने बनाई बाद में, यूज़ पहले कर रहे हैं। मेन पहले है ना, तो यूज़ हम पहले कर रहे हैं, बनी बाद में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर हम सब्ट्रैक्ट को भी करवाएंगे, कंट्रोल सी, सम और सब्ट्रैक्ट। तो इसकी इंफॉर्मेशन पहले से कैसे देनी है, बिल्कुल एज इट इज़ इसे उठाना है, जस्ट ऊपर वाली स्टेटमेंट, पूरी कंप्लीट बॉडी नहीं।
जस्ट इसे उठाना है और उसे एंड कर देना है सेमीकोलन से। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे हम किसी वेरिएबल को बगैर डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते, इसी तरह हम किसी फंक्शन को भी बगैर डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर ये अगर मैं इधर से सी खत्म कर दूं, ये एक वेरिएबल है तो क्या करेगा, सी पे एरर दे देगा। नीचे से अगर आप एरर पढ़ें तो क्या बताएगा कि दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड। इधर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सी को ऊपर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो सी को तभी यूज कर सकते हैं जब हम उसे डिक्लेयर करेंगे। तो सेम कंसेप्ट ही फंक्शन को डिक्लेयर करने का है कि इस फंक्शन को भी यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि ये हमने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं, नेम बताते हैं और एंड कर देते हैं सेमीकोलन से। वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को कैसे करेंगे, उसकी रिटर्न डाटा टाइप। रिटर्न डाटा टाइप क्या होती है, अभी हम इस पर भी आते हैं। उसका नेम बताएंगे और एंड करेंगे सेमीकोलन से। तो इससे हमने क्या देखा, अब ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं इधर आके जिनसे एरर खत्म हुआ है, इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। और ये जो नीचे पहले से हम काम कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं जी, इस लाइन को क्या कहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे हम कहते हैं ना, डिफाइन यूर सेल्फ, व्हाट इज यूर डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन कि आपका काम क्या है, किसी चीज आप अपने बारे में बताओ। तो फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब है कि वो टास्क जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हम फंक्शन का टास्क बताते हैं कि उस फंक्शन ने क्या काम करना है। तो जिस पोर्शन में फंक्शन का टास्क डिफाइन किया जाता है उसे फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं, ताकि पता चले कि इस फंक्शन का ये काम है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम होती हैं, जस्ट डिक्लेरेशन का एंड सेमीकोलन से करते हैं। डेफिनेशन में क्या करते हैं, उस फंक्शन का सारा काम लिख देते हैं। डेफिनेशन में उस फंक्शन का सारा काम लिख देते हैं, डिक्लेरेशन में उसे सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। ये क्या करेगा, ये मेन को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इधर आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि बाद में मेरे पास बना हुआ है। तो हमने एक चीज देखी, अगर फंक्शन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है ना, अगर फंक्शन की डेफिनेशन हम मेन से पहले लिखें, मेन से ऊपर लिखें, तो हमें डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने पहले ये चीज नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये कोड मेन के ऊपर लिखा हुआ था तो कोई मसला नहीं हुआ था, उसने एग्जीक्यूट किया था। तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन अगर मेन से पहले लिख दें तो फंक्शन की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मेन के बाद लिखें तो फंक्शन की डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। तो फंक्शन लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक फंक्शन की डेफिनेशन और एक फंक्शन की डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड जैसे मेन फंक्शन है, जैसे गेट सीएच है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे हमने सम का लिखा, सब्ट्रैक्ट का लिखा। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का लिख सकते हो, टेबल कैलकुलेट करने का लिख सकते हैं, हम फैक्टोरियल बनाने का लिख सकते हैं, जो भी हम करना चाहें, छोटा छोटा कोड बना के हम उसे अलग लिख सकते हैं और मेन में हम उन्हें इस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फंक्शंस इन C++। डिक्लेरेशन देख ली। अब एक और, अब हमने फंक्शन बना लिया, उसका काम देख लिया। अब हम फंक्शन के पार्ट्स देखते हैं कि फंक्शन के पार्ट्स कितने होते हैं। ये हमने सम का फंक्शन लिखा। यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होती है रिटर्न डाटा टाइप, दूसरा होता है फंक्शन नेम, पैरामीटर्स ऑफ बॉडी। दो चीजें हम देख चुके हैं। फंक्शन के नेम का हमें पता चल गया है, फंक्शन की स्टेटमेंट्स मतलब उसकी बॉडी का हमें पता चल गया है, रिटर्न टाइप का नहीं पता। ठीक है, और पैरामीटर्स का नहीं पता। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, अच्छी तरह समझने के लिए हम इसका ना साइज कम कर लेते हैं। हम सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, मतलब फिलहाल हम इसे यूज नहीं कर रहे, या इसे वैसे ही यहाँ से खत्म कर दिए। इसे लिखने का पर्पस था आपको समझाना। तो हम जस्ट एक फंक्शन से लिख के हम बाकी के काम करते हैं। इधर से फॉर लूप भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हम बाकी की चीजें अच्छी तरह से देख सकें।
उसके बाद अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, जब ये मेन फंक्शन कह रहा था कि 2 नंबर्स को ऐड कर दो, इस स्टेटमेंट को लिखने का क्या मतलब है कि मेन फंक्शन ने इसे रिक्वेस्ट भेजी है, इसे कॉल किया है, इसे इनवाइट किया है, रिक्वेस्ट भेजी है कि 2 नंबर्स ऐड कर दो, तो इसने 2 नंबर्स ऐड कर दिए हमें। लेकिन मेन ने ये नहीं बताया कि कौन से 2 नंबर्स। वो काम किसने किया, वो इसने अपनी मर्जी से 2 नंबर्स लिए और उन्हें ऐड कर दिया। लेकिन अगर क्या हो, अगर मेन फंक्शन पहले नंबर्स बता दे कि मुझे ये 2 नंबर्स ऐड कर दो, इधर मेन फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 2 नंबर ऐड कर दो, ये नहीं बताया कि कौन से 2 नंबर्स। इस फंक्शन ने अपनी मर्जी से 2 नंबर्स लिए और उन्हें ऐड कर दिया। लेकिन अगर मेन फंक्शन खुद बता दे कि मुझे ये 2 नंबर्स ऐड कर दो, खुद क्या करे, इधर वो खुद बताए, अपने अंदर 2 नंबर्स एंटर करवाए, ये जैसे इधर एंटर हुआ था, क्या करे, खुद इसने सम नहीं करना, सम तो इसने करना है, तो इसलिए हम थर्ड वेरिएबल अगर ना लिखें, वो क्या करे, 2 नंबर्स खुद से बताए। पहले वो यूज़र से 2 नंबर्स मांगे, जब यूज़र 2 नंबर्स एंटर कर दे तो फिर मेन फंक्शन सम को रिक्वेस्ट भेजे कि मुझे 2 नंबर्स एंटर करके दे दो, 2 नंबर्स मुझे एंटर करके दे दो। तो 2 नंबर वो खुद भेज रहा है, एक ए और एक बी, ठीक है। अब इसे अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो नहीं होगा, क्यों, एक तो हमें सी का नहीं पता, कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, एरर आ रहा है। तो देखें मेन फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से 2 नंबर्स ले रहा है और उसके बाद वो सम को कह रहा है कि मुझे 2 नंबर्स एंटर कर दो, मुझे 2 नंबर्स को एंटर कर दो। तो इसके लिए क्या करेगा, वो 2 नंबर्स बताएगा कि मुझे ए और बी एंटर कर सम करके दे दो। ए और बी वो उसने वैल्यूज ली, तो ए और बी को डिक्लेयर किया, उनमें 2 वैल्यूज ली, फिर इस फंक्शन को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे 2 नंबर्स ऐड करके दे दो, मुझे 2 नंबर्स ऐड करके दे दो। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है ना, फंक्शन को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, ये बता रहा है कि मेरे पास से 2 नंबर ले जाओ और उन्हें सम करके दे दो। इसके पास उसकी जगह ही नहीं है उनको रखने की। हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो अपने पास उस चीज को रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, तो इस ए और बी को रखने के लिए, अपने पास सेव करवाने के लिए जगह होनी चाहिए फंक्शन के पास। सपोज उसने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए, ये भी तो 2 वेरिएबल्स हैं, इसने कहा कि 2 वेरिएबल्स मेरे पास ले जाओ, ए में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, बी में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू वही होगी जो हम इधर एंटर करेंगे। ए में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, बी में कुछ वैल्यू पड़ी है, वो ले जाओ और इन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। ये रिक्वेस्ट भेजी, इधर आया, सम अपने घर आया, मतलब उसने देखा ए को सेव करने के लिए उसने एक्स रखा, बी को सेव करने के लिए उसने वाई रखा। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सम को नहीं पता, सम के फंक्शन को नहीं पता कि एक्स में जिस ए की वैल्यू सेव करनी है और वाई में जिस ए की वैल्यू सेव करनी है उसमें डाटा किस तरह का रख सकते हैं। अब रियल लाइफ की तरफ आए तो हम किसी से जो चीज़ लेते हैं उसके हिसाब की जगह हम मैनेज करते हैं ना। हम किसी से चीज़ ले लें 10 किलो, अपने पास जगह हो 1 किलो चीज़ रखने की, तो फिर तो इशू हो जाएगा ना। इसे ये नहीं पता कि इन्हें कितनी स्पेस चाहिए। इंट क्या करती है, मेमोरी में स्पेस बताती है ना। तो इस सम फंक्शन को नहीं पता कि मुझे जब कॉल किया है, मुझे जब रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे ए और बी सम कर दो, ए और बी मैंने अपने पास रखने के लिए जगह तो बना ली है, लेकिन इतना नहीं पता कि कितनी जगह होनी चाहिए। तो जब ये ए और बी इंट टाइप के हैं तो इंट टाइप के नंबर्स को सेव करवाने के लिए भी इंट टाइप के नंबर्स ही चाहिए होंगे। तो क्या करेगा, इनसे पहले इंट लिख देगा। अब क्या मतलब है, एक्स सेव करेगा ए को अपने पास, यहाँ से ए कहाँ पे आएगा, एक्स के पास आएगा, बी कहाँ पे आएगा, वाई को के पास आएगा। अब एक्स को पता है कि मेरे अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इंट टाइप की है, तो उसने भी इतनी ही जगह लेनी है जो इंट टाइप की वैल्यू सेव रख सके। तो उसने अपनी डाटा टाइप इंट रखी, वाई की भी डाटा टाइप इंट रखी। अब ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। अब ए जो नंबर है वो एक्स में आ जाएगा, बी में जो नंबर है वो वाई में आ जाएगा। मतलब उसने भेज दिया, मेन फंक्शन ने रिक्वेस्ट भेजी है कि ए और बी को सम कर दो,
इसने ए को रखने के लिए जगह बनाई, उसे एक्स का नाम दिया, बी को रखने के लिए जगह बनाई, उसे वाई का नाम दिया। अब एक्स में भी वैल्यू आ चुकी है, वाई में भी वैल्यू आ चुकी है। हमने सी यूज़ किया ताकि जो वैल्यूज़ इधर आई हैं उन्हें सम किया जा सके। ठीक है, तो सी क्या करेगा, जो इसने अपने पास जगह बनाई है उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी है उनको सम करेगा। तो सी में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का सम, और ये उसे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। दो नंबर्स को सम करेगा और इससे डिस्प्ले कर देगा। तो डिफरेंस क्या था, पहले ये फंक्शन अपनी मर्जी से दो नंबर्स लेके ऐड करके दे रहा था, अब फंक्शन उसे खुद बताएगा कि मुझे ये दो नंबर्स ऐड करके दे दो, ये दो नंबर्स मतलब ए और बी ऐड करके दे दो मुझे। तो ये जो काम किया हमने, इधर से डाटा कुछ प्रोवाइड किया, उस फंक्शन को इनवाइट करके जब उसे काम बताया तो हमने अपना प्रीवियस डाटा उसे दिया। तो इस स्टेटमेंट, इन प्रीवियस डाटा जो हम देते हैं खुद से फंक्शन को कॉल करते हुए, उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर्स, ये जो ए और बी हमने दिए हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। अब इस स्टेटमेंट में फंक्शन के पैरामीटर्स हमने दिए हैं, तो ये क्या हैं, ओरिजिनल, ए और बी ओरिजिनल है ना, हमने ए और बी में वैल्यूज ली और उसे क्या किया, ओरिजिनल। तो इसे इन पैरामीटर्स को, जो कॉलिंग स्टेटमेंट में पैरामीटर्स लिखे होते हैं ये ओरिजिनल पैरामीटर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एक्चुअल या ओरिजिनल, एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। और ये जो इसने टेम्परेरी तौर पे अपने पास जगह बनाई ताकि इन दो नंबर्स को सेव कर सके और बाद में उनका सम कैलकुलेट कर सके, ये जो टेम्परेरी तौर पे इनकी जगह बनाई, इनको क्या कहते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। एक फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन की स्टेटमेंट से मतलब उसकी बॉडी होती है, और फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। मेन फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं लेते क्योंकि मेन को किसी से कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, मेन खुद एक अपना बड़ा फंक्शन होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करते हुए जो उसे डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जो उसे वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। और जहाँ पे वो पैरामीटर्स रिसीव होते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स सेंड हो रहे हैं, सम के फंक्शन को सेंड हो रहा है, डाटा सेंड हो रहा है कि मुझे ये दो नंबर्स ऐड कर दो, जहाँ पे सेंड किए जाते हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, और जो रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। तो हमने फॉर्मल पैरामीटर्स भी देख लिए। ठीक है, एक और चीज़ रह गई, हमने तीन चीज़ें देख ली। फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन की स्टेटमेंट्स मतलब बॉडी होती है, और पैरामीटर्स होते हैं। एक चीज़ रह गई, रिटर्न डाटा टाइप। ठीक है, जो ये चीज़ हमने लिखी हुई है, इसका हमें नहीं पता। हमने इंट में तो हम लिख देते हैं इंट, और इस इंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसे कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर वाइड लिख दूं तो क्या आएगा, इधर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा रिटर्न हो रहा है ये 0 है। वाइड क्या कहता है, वाइड कहता है कुछ भी नहीं। किसी चीज़ को नल डिस्प्ले करने के लिए वाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। तो इधर तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं ना, तो 0 इंटीजर में आती है, 0 इंट है, तो इसलिए हमें जो रिटर्न डाटा टाइप इधर लिखनी पड़ती है। इसका इस इंट से ताल्लुक है, इंट मेन और रिटर्न 0। ये जो इंट है इसका रिटर्न 0, ये दोनों आपस में इनका ताल्लुक है। अब रिटर्न 0 और इधर इंट का क्या मतलब है, ये इंट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो इंट टाइप की होगी। ठीक है, हम कोई इस फंक्शन में हमने कहीं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, हमने जो खुद फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, उसमें हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि इसने मांगा ही नहीं। इसने जस्ट ये कहा है कि मुझे दो नंबर्स सम करके दे दो, ये वाले दो नंबर्स सम करके डिस्प्ले कर दो। क्या किया, सम करके डिस्प्ले कर दो। हम जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा अब ये देखें हमने क्या किया, इंट फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की डिक्लेरेशन दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमने सबको तो हमने यूज ही नहीं करना, सबको मैंने फिलहाल इग्नोर कर दिया क्योंकि वो साइज बड़ा हो रहा था तो समझाने में मसला था।
तो देखें फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की डिक्लेरेशन सेम होने चाहिए। पहले हमने इंट एक्स और इंट वाई नहीं लिखा हुआ था तो कोई एरर नहीं आया। अब हमने नीचे इंट एक्स और इंट वाई लिखा हुआ, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब एरर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ड इधर लिख देंगे। जो जो डाटा टाइप्स हमने इधर बताई हुई हैं वो हम ऊपर भी लिख देंगे। डिक्लेरेशन क्या होती है, उस फंक्शन के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये मेन फंक्शन को इनिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आगे आपको एक सम का फंक्शन मिलेगा जो 2 इंट डाटा टाइप का डाटा रिसीव करेगा और उन 2 को सम करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब वो एरर नहीं आया। तो दोबारा से नंबर्स का ऐड किया और उनका सम उसने डिस्प्ले कर दिया। तो जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन में कोई चेंज करना है इस लाइन में, तो हमने उसकी डिक्लेरेशन में भी चेंज करना है। ऊपर हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं एज इट इज, जैसे ये इंट एक्स लिखा हुआ है, इंट वाई, हम यही एक्स और वाई ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज रहेगी, जस्ट वाइड क्यों लिखते हैं, इंट क्यों लिखते हैं, किसी में फ्लोट लिखा हुआ था तो वो कैसे लिखते हैं। अब मेन फंक्शन ने क्या कहा था कि ये 2 नंबर मेरे पास से ले जाओ ए और बी और उन्हें सम करके डिस्प्ले कर दो। तो उसने सम किया, डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मेन फंक्शन कहे कि सम कैलकुलेट करके वापस मुझे सम भेजो, सम कैलकुलेट करके वापस मुझे सम भेजो, तो क्या करेंगे, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। इसने सम कैलकुलेट कर लिया और उसे भेजा, रिटर्न। सम किसमें कैलकुलेट किया है, सी में। तो क्या कर रहा है, सी रिटर्न कर देगा। सी में सम कैलकुलेट कर दिया। सपोज हमने 5 + 10 किया, 15 आया। सी में 15 कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब की बार ये क्या कर रहा है, रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कि वापस जहां से मुझे बुलाया था उसे जाके आंसर दे दो। सी आंसर है इसका। ठीक है, अब जब एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, रिटर्न पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो चीज रिटर्न की जा रही है वो इंट टाइप की है और ये चीज इधर हमें वो डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। जो वैल्यू रिटर्न होती है उसकी जो डाटा टाइप है वो हमें इधर लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो सी हम रिटर्न कर रहे हैं, इधर हमने सी की डाटा टाइप लिखी हुई है इंट, और इधर हम कह रहे हैं कि कोई डाटा रिटर्न नहीं हो रहा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, फिर इंट। इधर इंट लिखा है तो ऊपर डिक्लेरेशन में भी क्या लिखेंगे, इसे भी क्या करेंगे, इंट कर देंगे, क्योंकि दोनों को सेम रखना है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को। अब जब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, 2 नंबर मांग लिए, लेकिन सम डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसने सम कैलकुलेट करके वापस मेन में भेज दिया, वापस इसे मेन में भेज दिया, यहाँ पे वो वापस आ गया। लेकिन क्या कहीं पे हम वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, कहीं पे हम सम को डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो अगर हमने डिस्प्ले भी करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम इधर सी आउट लिख देते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करो, कॉल करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा और रिजल्ट उसे वापस भेजेगा। इधर रिजल्ट वापस आ जाएगा, सी में जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो इधर वापस आ जाएगा और ये सी आउट उसे क्या करेगा, उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। फंक्शन को कॉल करो, जो रिजल्ट आए उसे डिस्प्ले करो। तो अब सी आउट लिखने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, दो नंबर्स को एंटर किया तो उसने क्या किया, दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर सम का फंक्शन वापस भेज देता है। सम का फंक्शन ने उसे वापस रिजल्ट भेजा, जहां से कॉल हुआ था वहीं पर रिजल्ट वापस आ गया। जब इसे वापस से रिजल्ट मिल जाएगा तो ये उसे डिस्प्ले कर देगा, सी आउट स्टेटमेंट उसे डिस्प्ले कर देगी। पहले ये कॉल होगा, कॉल हुआ, जैसे सी आउट को पता है कि मैंने ये चीज़ डिस्प्ले करनी है, तो उसे ये चीज़ डिस्प्ले करने के लिए पहले तो इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि 2 नंबर्स को सम करने से रिजल्ट आया क्या है, तो वो उसे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन सम का फंक्शन क्या कर रहा है, सी का एक वेरिएबल ले रहा है, उसमें रिजल्ट कैलकुलेट करके उसे वापस कर रहा है। अब हमें सी का वेरिएबल जो है वो हम ना भी यूज करें तो ठीक है। अगर ये क्या करे, सम का फंक्शन क्या करे, 2 नंबर्स को, 2 नंबर जो इसमें एक्स और वाई के पास आ गए उन्हें सम करे, फौरन रिटर्न कर दे। उसे पता हो कि जो वैल्यू एक्स में आई है, जो वैल्यू वाई में आई है, क्या करो, उन दोनों को सम कर दो और फौरन रिटर्न कर दो। जैसे सम करो फौरन रिटर्न कर दो, किसी और वेरिएबल की जरूरत नहीं है।
तो तब भी सेम काम ही होगा। इस केस में भी काम एज इट इज ही होगा। एंटर किया, एज इट इज, 2 नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सम कर रहा है। अगर हम इससे पहले कोई मैसेज दे दें, जैसे हम पहले लिखते थे सम इज, मैसेज दे दिया, और तो अब क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह लिखा हुआ आएगा सम इज दिस। ठीक है, साथ ही हम इसे एक और तरह से कर लेते हैं। सम हमने क्या किया, सी आउट स्टेटमेंट में रिटर्न करवाई वैल्यू, इधर वैल्यू रिटर्न होगी, सी आउट स्टेटमेंट उसे डिस्प्ले कर देंगे। एक और तरह से भी कर सकते हैं, हम कोई और वेरिएबल लेते हैं z, और उसे क्या कहते हैं, जो सम ने 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद वैल्यू भेजी है वो अपने अंदर सेव कर लो। हमने एक नया वेरिएबल लिया इंट z, और उसे क्या कहा कि सम के फंक्शन ने a और b को सम करके जो रिजल्ट भेजा है वो अपने अंदर सेव कर लो। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर सेव कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर इसे कहते हैं कि वो डिस्प्ले कर दो। इसमें क्या आ चुका होगा, z में सम का रिजल्ट आ चुका होगा। तो दोबारा से हम एक मैसेज दे देते हैं सम इज, तो इधर z लिख देते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट कर रही थी। तो इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब एक चीज़ और देखें, हमने फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल किया है। एक दफ़ा इधर कॉल हो रहा है सम इज़, ये कह रहा है सम इज़, और ये क्या कह रहा है कि ए और बी ने सम करने के बाद जो रिजल्ट भेजा है वो डिस्प्ले करो। और एक हमने जेड को बोला है कि जो सम आएगा तुम भी अपने पास सेव कर लो, जेड को बोला है, तो जेड भी अपने पास रखेगा। हमने 2 नंबर्स का एंटर किया, आंसर 25 आया। 2 दफ़ा कॉल किया तो 2 दफ़ा ही उसे रिजल्ट डिस्प्ले होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ 2 दफ़ा कर रहे हैं। सम ए भी एक दफ़ा यहाँ यूज़ किया है, सम ए भी एक दफ़ा यहाँ यूज़ किया है। तो जस्ट बताया, 2 दफ़ा इसलिए बताया कि जो वैल्यू रिटर्न होती है, हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सी आउट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिजल्ट आया है उसे किसी और वेरिएबल को सेव करवा दो या फिर उसे डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दो। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, डायरेक्टली डिस्प्ले कर रही है। सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, किसी और वेरिएबल में उसे सेव किया और बाद में उसे डिस्प्ले कर दिया। जैसे हम कह रहे थे इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c क्या कर रही थी, a प्लस बी का रिजल्ट सेव कर रही थी। तो इसी तरह ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सम के फंक्शन ने a और b को सम करने के बाद जो रिजल्ट भेजा है वो अपने अंदर से सेव करो और उसे डिस्प्ले कर दो। तो ये हमने देखा कि जो वैल्यू रिटर्न की जाती है वो 2 तरह से यूज़ हो सकती है, सी आउट स्टेटमेंट के तौर पे और असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे। होप सो मैंने फंक्शन के मुतालिक जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो बता दिए हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मेन का जैसे काम होता है मेन एग्जीक्यूशन करना, ये हमने खुद से लिखा, तो ये छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा हमने, इसका क्या काम है, सम करना, तो वो अपनी मर्जी से, सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 2 तरह के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड मतलब जैसे मेन है, और यूज़र डिफाइंड जो हमने खुद बनाया, जैसे सम है, जैसे हम टेबल का छोटा सा फंक्शन बना लें, जैसे हम सब्ट्रैक्ट का बना लें, तो ये 2 तरह के होते हैं। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, वो भी हमने देख ली। डिक्लेरेशन को एंड करते हैं सेमीकोलन से। उसका मतलब होता है कंपाइलर को उस फंक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है। और डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में हम बताते हैं कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है। फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर फंक्शन को इनवाइट किया जाता है, फंक्शन को बुलाया जाता है, तो उसे फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करती है, उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है। अ स्टेटमेंट विच एक्टिवेट्स द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पैरामीटर्स होते हैं, तो हमने ये 2 पैरामीटर्स लिए। सेंडिंग पैरामीटर्स जो फंक्शन को इनवाइट करते हुए लिखे जाते हैं, और सेंडिंग पैरामीटर्स या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स जिसे कहते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे होते हैं उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सम का नेम हो गया जो फंक्शन की बॉडी होती है। उसके बाद हमने रिटर्न डाटा टाइप देखी। ये डाटा टाइप वो होती है जो फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करती है उसकी डाटा टाइप। जैसे मेन में हम लिखते हैं रिटर्न 0 और ऊपर लिख देते हैं इंट, अगर ऊपर वाइड लिख दें तो इधर एरर आ जाएगा।
वाइड लिखेंगे तो इसका मतलब है कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही, और अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो उसकी डाटा टाइप हमें इधर लिखनी पड़ेगी। जैसे हम 0 रिटर्न कर रहे हैं तो ऊपर इंट लिखा, नीचे हम एक्स और वाई को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं तो हमने इंट लिखा। एक्स और वाई इंट टाइप के हैं, दो इंट नंबर्स को सम करेंगे तो आंसर भी इंट आएगा, तो इसलिए हमने इधर भी इंट लिखा। तो ये थे फंक्शन के मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट्स। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी बहुत कोशिश किया कि आपको इजी वे में समझाऊं। तो फंक्शंस इस तरह से परफॉर्म करते हैं जिनसे हम फर्स्ट डे से ही इंट्रोड्यूस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी हम फंक्शन के प्रोग्राम करेंगे। तो होप्स आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।